हेलो फ्रेंड्स, तार्किक ज्ञान के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट पेपर 1 जो 2016 का था, उसके भाग सेकंड को। पिछले वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षण विधि का भाग डिस्कस कर लिया था। अब इसमें हम करेंगे भाग सेकंड जो है भाषा फर्स्ट हिंदी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, या फिर मोक्ष का इच्छुक जो होता है उसे कहते हैं, या रात्रि में विचरण करने वाला, या फिर मृत्यु का इच्छुक। तो इसे कहते हैं मांस रहित भोजन। ठीक है, जो मांस रहित भोजन मतलब जिसमें मांस नहीं होता है उसको कहते हैं निरामिष। मोक्ष का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु होगा। ठीक है, मुमुक्षु। और सी वाला ऑप्शन है रात्रि में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। और डी का मृत्यु का इच्छुक को क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं। ठीक है, मुमूर्ष। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है शहद शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या आगत है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो है आगत। ठीक है, शहद कैसा शब्द है? आगत शब्द है। जब आपको पता होगा ना तत्सम तद्भव होते क्या, तब आप क्लियर कर पाएंगे। तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, और उनसे उत्पन्न होने वाले या उनसे विकसित होने वाले शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, देशज किसे कहते हैं? देशज वे शब्द होते हैं जो देश में ही बोले जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति का पता भी नहीं चलता। ठीक है, वो देशज। और विदेशी जो दूसरे भाषाओं से लिए जाते हैं शब्द, उन्हें आगत शब्द या विदेशी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग जंगल के रूप में होता है, स्त्री के रूप में, पुस्तक के रूप में, या व्यवसाय के रूप में? इसका प्रयोग होता है स्त्री के रूप में। ठीक है, जो वनिता शब्द है इसका प्रयोग क्या है? स्त्री। मतलब एक हिसाब से पर्यायवाची पूछ रहा है ना। तो इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे नारी होता है, भाई उसको भी तो स्त्री बोलते हैं। कांता होता है, रमणी होता है ना, सुंदरी भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? ये भी देखिए पर्यायवाची से पूछा गया है। तो मुकुंद पर्याय है विष्णु जी का। ठीक है, विष्णु जी का पर्याय क्या है? मुकुंद। शिव के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, जैसे रुद्र है ना, या अंडधर बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन है सूर्य। सूर्य क्या क्या होता है भाई? दिनकर होता है, दिवाकर होता है ना, ये सब होते हैं। कामदेव का आपको पता होना चाहिए, मनोज है, रतिपति है, रतिनाथ है, मदन है, अनंग है ना। ये बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नारे सरोवर पानी। पंक्ति में जो है यहाँ पर इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है पूछ रहा है। जायसी जी हैं, रैदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, या दादू जी हैं? तो ये पंक्तियां जो दी गई हैं ये हैं कबीरदास जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है माटी का फूल, या फिर चिंतामणि, या क्षण बोले कण मुस्कुराए, या फिर आलोक पर्व। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिंतामणि है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चिंतामणि। अब यहाँ पर बात आती है माटी का फूल, ये किसका निबंध है? ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये है विष्णु प्रभाकर जी का। और आलोक पर्व किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पर है। आगे के ऑप्शन क्या है? सी वाला देखिए सन 1900, यहाँ पर 1973 होगा, लेकिन 973 प्रिंट में आ गया है। डी ऑप्शन है सन 1974। तो करेक्ट ऑप्शन हमने आपको बता ही दिया है, कौन सा है? सन 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी की रचना जो है उनकी उर्वशी, उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर और भी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हिंदी में एक में क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है, ठीक है, वो
सबसे पहला किसे मिला था ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को सन 1968 में, जो उनकी कृति चिदम्बरा थी ना, उसके लिए मिला था। और उसके बाद 1972 में दिनकर जी को दिया ही गया है क्वेश्चन। फिर 72 के बाद 78 में मिला था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को। कौन सी रचना के लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था उन्हें, ठीक है। 1982 में महादेवी जी को मिला था उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 4 लोगों को जो है हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। तो उस ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही मैक्सिमम चांसेस रहते हैं पूछने के, ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका क्या है, देखिए पहला जो मिला था 1968, फिर 1972 है ना, फिर 1978, फिर 1982। तो यहाँ देखिए 68, 78, 72, 82। 68 के बाद 4 साल बाद मिला है ना, फिर यहाँ से 78 के बाद 4 साल, मतलब इधर 68, 78 है, इधर 72, 82। तो सन आप इससे रिलेट कर सकते हैं ना। लेकिन जैसे आपको चारों नाम याद रखने हैं, है ना, क्रम तो यही याद रहना चाहिए ना, सन का नाम याद रखने हैं। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। सुमित्रा, देखिए पहला क्या, सुमित्रा दिन में अज्ञेय महादेवी बन जाती है। अज्ञेय का मतलब समझ लीजिए जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। तो सुमित्रा दिन के समय में क्या बन जाती है, अज्ञेय महादेवी, मतलब ऐसी देवी बन जाती है जिसे जाना ही नहीं जा सकता। तो ये लाइन याद रखिएगा, सुमित्रा दिन के या दिन में जो है अज्ञेय महादेवी बन जाती है। तो सुमित्रा से पहला सुमित्रा हो गया, दिन से दिनकर, अज्ञेय तो पता ही है, महादेवी लास्ट में हो जाएगा। चारों लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर, अर्ध स्वर है, जो अर्ध स्वर है वो क्या है, या व, या फिर ई उ, या री या फिर री और श। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन नंबर ए बनता है। अर्ध स्वर होता है कौन सा, या और वा, ठीक है। क्यों ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि या का निर्माण आ और ई के मिलने से होता है, आ प्लस ई के निर्माण से होता है या, और वा किससे बनता है, आ प्लस ऊ के निर्माण से, स्वरों के मिलने से इसका निर्माण होता है, इस वजह से इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, या फिर अपराधी का शंकाग्रस्त होना, या अपराधी की पहचान हो जाना, या फिर अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, एक बार सही बात को दोहराते रहना। क्या है, एक बार कहीं नहीं, सही बात, सॉरी, एक बार कही बात को दोहराते रहना, मतलब एक बार अगर कह दिया उस बात को बार बार दोहराने के लिए जो वाक्यांश का एक शब्द है वो क्या है, तो वो है यहाँ पर पिष्टपेषण, इसे बोला जाता है, ठीक है। अगर एक बार जो है बात कही गई उसे दोहराते रहने को पिष्टपेषण बनता है एक शब्द। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा, सर्वनाम, या विशेषण, या फिर क्रिया। तो बुद्धिहीन, तो देखिए इसमें आपको ये पता हो, जैसे बुद्धिहीन है, इससे वाक्य प्रयोग कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए संज्ञा सर्वनाम तो वैसे भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी बारे में कहा जाए कि जो है सुरेश बुद्धिहीन लड़का है, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, विशेषता, बुद्धिहीन विशेषता बता रहा है। लेकिन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो आपको पता होना चाहिए, उसे कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। तो यहाँ संज्ञा सर्वनाम क्रिया वैसे भी नहीं है, ना कोई काम है, ना सर्वनाम है, ना संज्ञा। तो करेक्ट ऑप्शन वैसे भी आपका बन रहा है विशेषण। अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिरी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक के बारे में अगर क्वेश्चन है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। छत से ईंट गिरी, ईंट गिर रही है, पेड़ से कुछ गिरे, छत से कुछ गिरे, दीवार से कुछ गिरे, गिरने की बात आए तो वहां पर अलग होने का भाव आता है। तो जहां पर अलग होने का भाव आता है वहां पर होता है अपादान कारक। ओके, तो क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है 43 नंबर, महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी, या फिर महत मर्मी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है महा प्लस ऊर्मी, ठीक है। महा प्लस ऊर्मी है इसमें करेक्ट। अब इसमें कौन सी संधि है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी संधि है इसमें,
गुण संधि है, क्योंकि बड़ा आ मिल रहा है प्लस ऊ मिल रहा है। देखिए महा है ना, महा में क्या है, बड़ा आ है प्लस, या जिसे आ बोलते हैं, और ऊ में ऊ है, तो महा प्लस आ प्लस ऊ बराबर क्या हो रहा है, बन रहा है ओ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, गुण संधि हो रही है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है, ये बताना है। समष्टि का विपरीतार्थक, समष्टि का होता है करेक्ट ऑप्शन व्यष्टि। ठीक है, अब यहाँ विशिष्ट का विपरीत क्या होगा, सामान्य होता है। सामान्य का अपोजिट विशिष्ट होता है। अशिष्ट का विलोम होता है शिष्ट, और अपुष्टि का विलोम होता है पुष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर, करपट का तद्भव रूप है, जो करपट शब्द है इसका तद्भव रूप कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो बनता है विकल्प वो है कपड़ा। करपट जो है तद्भव, इसका तद्भव है। ठीक है, क्या है, करपट का तद्भव, मतलब करपट एक तत्सम शब्द है, पैदा होना चाहिए आपको। करपट तत्सम है और कपड़ा है तद्भव शब्द। ओके, कपूर का क्या होता है, देखिए कपूर का कर्पूर होता है, यहाँ पर कपूर दिया है ना, तो इसका अगर पूछें तो वो होता है कर्पूर। आगे प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, 46 नंबर है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से पूछ रहा है। ए है बारात बसंत, या फिर बारात बसंत, या फिर बारात बसंत, या फिर बारात बसंत। देखिए इसमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे। पहली बात तो जान लीजिए, बसंत होता है या वसंत होता है, बसंत नहीं होता, होता है वसंत। ठीक है, तो पहले ए और बी वाला बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बसंत लिखा हुआ है। दो रॉन्ग हो गए। सी ऑप्शन क्या है, बारात, और डी है बारात। भाई वसंत तो क्लियर हो गया, अब बारात होता है या बारात होता है, तो इसमें होता है आपका सही जो होता है वो होता है बारात, ना कि बारात। ठीक है, करेक्ट उत्तर यहां पर बनेगा सी वाला विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर। देखिए यहां पर इसको बहुत ध्यान से समझिए, इसमें रस पूछा हुआ है। क्या लिखा है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथ हैं, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। तो इसमें रस पूछा है, तो इसमें रस है आपका रौद्र रस। ठीक है, कौन सा रस है यहाँ पर, रौद्र रस की बात हो रही। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए छंद पूछा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। सो दोहा है, सोठा है, रोला है, बरवय है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो है वो दोहा छंद है। दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, देखिए 4 चरण होते हैं ना, पहला और तीसरे चरण में 13-13, पहला चरण ये है, तीसरा ये है, इसमें गिनिए 13-13 मात्राएं निकलेंगी, और इन दोनों में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं निकलेंगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, 49 नंबर है, वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन और गीता गा रही है, या फिर गीता और मोहन गा रहा है, या फिर मोहन और गीता गा रहे हैं। देखिए दोनों की बात हो रही है ना, तो गा रहे हैं वाला उत्तर जो है सही बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। देखिए इंग्लिश डिक्शनरी तो आपको पता होती है ना, उसमें सिंपल होता है, लेकिन हिंदी की जो हिंदी की डिक्शनरी होती है उसका शब्दकोश होता है, इसमें पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर सामान्य रूप से देखेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्लीव, दूसरा क्रम, तीसरा कृषक या कृषाणु। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको मात्रा मिल रही है, क्रम है, कृषक है या कृषाणु है। क में मात्रा री की, अगर मात्रा लगी है कोई भी तो वो सब पहले आएगा, और मात्रा नहीं लगी है तो बाद में आएगा। तो यहाँ तीनों में मात्रा लगी है, इसमें री और री है ना, तो ये क्या है, इसमें र लगा हुआ है, तो ये सबसे पहले तीनों आ जाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट का पूछा है ना, तो वो आ जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 51 नंबर, चराचरम में कौन सा समास है। चराचरम में समास पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है बहुव्रीहि, और चौथा क्या है कर्मधारय।
तो इसमें जो करेक्ट उत्तर है वो है बी वाला ऑप्शन, द्वंद्व समास। क्यों? द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं ना, और इसमें और का लोप होता है, जो और शब्द होता है उससे लोप होता है, उसका लोप होता है। चर और अचर हो तो और का लोप हो रहा है, चराचरम बन रहा है। यहाँ पर संस्कृत वर्ड ले लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग है अभि, जैसे अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग आता है, अभि आता है। 53 नंबर प्रश्न है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग के। भाई उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ क्या परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय बाद में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर 53 नंबर देखिए कौन सा, रमणीय में कौन सा जो है प्रत्यय है। प्रत्यय पूछ रहा है ना, अनीय है, ईय है, रम है या णीय है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए वाला ऑप्शन, इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा वो लगेगा प्रत्यय, अनीय लगेगा। अगला प्रश्न है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा क्या है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है। ये ऑप्शन है मॉन्टेसरी या महात्मा गांधी जी का, या फ्रोबेल का, या फिर फिलिपैट्रिक का। तो करेक्ट यहाँ पर जो विकल्प है वो है महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 55 नंबर है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण अगर आप करा रहे हैं तो उसके लिए उपयुक्त नहीं है बताना है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, या अव्याकृति प्रणाली, या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। तो करेक्ट जो उत्तर विकल्प बनता है वो है डी वाला, कक्षाभिनय प्रणाली। देखिए आगमन, व्याकरण शिक्षण कर रहे हैं ना, तो आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है। फिर निगमन उसका अपोजिट होता है, नियम पहले बताया जाता है, उदाहरण बाद में बताए जाते हैं ना। तो इसमें जो नहीं पूछ रहा था तो वो है कक्षाभिनय प्रणाली। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ये पत्रिका, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये पत्रिका का जो है संपादन किसने किया था, या शुरू से संपादन कहाँ से हुआ या प्रकाशन कहाँ से हुआ वो तो इसमें बताना है। वो तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाता है मिर्जापुर, ठीक है, बी वाला करेक्ट हो गया। लेकिन इसे जो है, इस पत्रिका का जो है संपादक कौन था यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में पूछता है, पिछले पेपर में ये क्वेश्चन था भी। तो इसका जो संपादक थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जो आनंद कादम्बिनी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब यहाँ बनारस, अब देखिए यहाँ पर 4 स्थान दिए गए हैं, तो हर स्थान का किसी न किसी पत्रिका से संबंध है। तो बनारस से किस पत्रिका का संपादन होता है, हंस पत्रिका, ठीक है। जो हंस पत्रिका है ना, कहाँ से होती है संपादित, वो होती है बनारस से। अब हंस पत्रिका बता दिया, अब इसके संपादक भी आपको पता होने चाहिए। इसके कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। और इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका, प्रतीक नामक पत्रिका का जो है यहाँ से निकाला जाता है, प्रतीक पत्रिका। उसके संपादक कौन थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी, ठीक है। और लखनऊ से कौन सी पत्रिका का संबंध है, इसका संबंध है तद्भव से। मतलब लखनऊ से कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, तद्भव, जिसके संपादक कौन है, अखिलेश जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना कौन सी है, अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा है, या खुमान रासो है। देखिए आदिकाल के बारे में हमने बताया था, अगर किसी भी रचना में रासो लिखा है बाद में, तो रासो से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं या रचनाएं हैं वो आती हैं सारी आदिकाल में। तो करेक्ट यहाँ पर जो विकल्प बनता है वो वाला विकल्प डी सही बनता है, खुमान रासो। अब ये किसकी रचना है आपको पता होनी चाहिए, दलपति विजय की है, ठीक है। और भी आदिकाल की रचना है, जैसे बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है ना। और मतलब रासो वाली तो सब इसमें आएंगी, और भी बहुत सारी आदिकाल में आती हैं, लेकिन रासो वाली कंफर्म है इसी में आएंगे। अखरावट किसकी रचना है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। छत्रसाल दशक किसकी है, महाकवि भूषण जी की है। और दीपशिखा महादेवी जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। जो हिंदी गद्य
शिक्षण की पाठ, भाई अगर आपने बीएड बीटीसी किया है तभी बीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो लेसन प्लान होता है, पाठ योजना है ना, तो उद्देश्य कथन कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात आता है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है, आदर्श वाचन के पश्चात है, मौन वाचन के पश्चात। तो देखिए जब आप प्रस्तावना प्रश्न करते होंगे बच्चों से, उसके बाद ही उद्देश्य कथन बताया जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसी को उद्देश्य कथन माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जो विकल्प बनता है वो बी वाला उत्तर बनेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है 59 नंबर, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, किसी भी शब्द का अर्थ अगर स्पष्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वाक्य प्रयोग करेंगे उसका, उस शब्द का, या व्याख्यान करके बताएंगे, या भ्रमण करके बताएंगे, या चित्र के निर्माण से बताएंगे। तो देखिए हर शब्द का चित्र निर्माण तो संभव है ही नहीं, तो ये विकल्प गलत है। भ्रमण, अगर यहाँ पर पर्यावरण की बात आती तो जरूर भ्रमण करने की बात आती, व्याख्यान से उतना नहीं क्लियर होगा। तो सबसे अच्छा तरीका बात है रही ना, हो रही है ना, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग होगा। उस शब्द को एक अध्यापक को वाक्य में प्रयोग करके बच्चों को समझाना चाहिए। अगला और आखिरी प्रश्न है हिंदी भाषा का, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण की कौन सी पद्धति नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, या डैक्राली, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए भाषा शिक्षण की बात हो रही है तो इसमें नहीं पूछ रहा है, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, डैक्राली है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। ठीक है, जो भाषा शिक्षण की पद्धति है कौन कौन से? किंडरगार्टन आते हैं, मॉन्टेसरी, डैक्राली, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण पद्धति नहीं होती है, बल्कि यह एक क्या है, अधिगम से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हिंदी जो पार्ट था ये यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर इसे जरूर करें। धन्यवाद।